नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। Assalamu alaikum to all of you. I hope all of you will be doing good. Okay, yesterday we were up to alligation method, and if you remember, we calculated the 5 nutrients, finished products, volume, and then we deducted it from the total fluid of 2500 ml, and we said that 1052 ml are remaining. Is it so? उसके बाद हमने कहा कि जी अब रिमेनिंग हमारे पास आपने डिस्कस किया कि डेक्सट्रोज मिनिमम कितना देना चाहिए, मैक्सिमम कितना देना चाहिए, और एज अ रूल ऑफ थंब हमने एक बार डिस्कस की कि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन का दे रहे हैं देन वी हैव टू गिव एट लीस्ट 25 किलो कैलोरीज ऑफ नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी। इस पेशेंट को हम जो प्रोटीन डेली दे रहे थे वो थी 37.5 ग्राम, तो 37.5 इंटू 25 मिनिमम हमने कहा कि जी हमें मिनिमम 937.5 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी देनी होगी, अदरवाइज ये प्रोटीन भी बर्न आउट हो जाएंगी। और नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी मैंने आपको बताया जो सोर्सेज हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आते हैं, जबकि प्रोटीन है वो नाइट्रोजनस सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज हमने डिस्कस की। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो 3 how much 3.4 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज, जबकि 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज जो है वो 3.4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, जबकि 1 ग्राम ऑफ लिपिड वो समथिंग 9.6 और 8 किलो कैलोरीज पर ग्राम देता है। मैंने फिर आपको बताया कि अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट भी कर लें, आपके पास लिपिड इमल्शन 10% और 20% अवेलेबल है। जो 10% का 1 ml है इट विल गिव 1 किलो कैलोरी per ml, whereas 1 ml of 20% lipid emulsion will give roughly 2 kilocalories. आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने मिनिमम नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो कैलकुलेट की 937। फिर इसमें से हमने माइनस कर लिया कि जो एनर्जी बाय डिफॉल्ट अदर न्यूट्रिएंट से जा रही है, जैसा कि सार्बिटोल से आपने कहा कि सार्बिटोल से 300 किलो कैलोरीज जा रही है, प्लस लिपिड से 250 किलो कैलोरीज जा रही है, तो हमने 300 प्लस 250 550 किलो कैलोरीज डिडक्ट कर ली। अब रिमेनिंग हमें और कितनी चाहिए थी, आपने कहा हमें 387 समथिंग किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। वो कैसे पूरी करेंगे? देन वी आर लेफ्ट ओनली विद डेक्सट्रोज। So how much dextrose will be required to meet this minimum energy deficit? तो आपने जो 387 point something किलो कैलोरीज थी उसको आपने डिवाइड कर दिया 3.4 से, तो आपने कहा 114 ग्राम मिनिमम डेक्सट्रोज चाहिए। फिर इसी तरह आपने मैक्सिमम डेक्सट्रोज भी कैलकुलेट किया कि डॉक्टर ने आपको कहा कि अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल आप मैक्सिमम इस पेशेंट को 100 किलो कैलोरीज नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी पर डे दे सकते हैं। तो आपने कैलकुलेट कर दिया कि जी 100 इंटू 25 किलो कैलोरीज आप मैक्सिमम दे सकते हैं, जिसमें से अगेन 550 आपने माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग था उसको 3.4 से डिवाइड किया, तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम इतना डेक्सट्रोज आप दे सकते हैं। फिर आपने जी कहा, मैंने आपको कहा कि आपको मिनिमम 114 ग्राम डेक्सट्रोज दे सकते हैं और मैक्सिमम जो है आपने कहा 573 ग्राम डेक्सट्रोज दे सकते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि टीपीएन में मिनिमम से ज्यादा ही दें और मैक्सिमम से कम। अब मिनिमम से ज्यादा आप दे रहे हैं 114 था, तो मैंने आपको आज रफली कह दिया है कि 1 हाउ मच आप दे दें उसको पेशेंट को 125 इज इट 125 ग्राम डेक्सट्रोज दे। अच्छा,
अभी तो मैंने आपको रफली कहा है कि आप मिनिमम से ऊपर दे रहे हैं, अदरवाइज आपने डेक्सट्रोज देना है तो क्या चीजें आपने देखनी है। एक तो ये मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल और गाइडलाइन। सेकंड, पेशेंट क्या डायबिटिक तो नहीं है, ठीक, ये चीजें भी देखनी है कि हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं है, सेप्सिस का तो नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिक है तो या डायबिटिक है तो मिनिमम पॉसिबल डेक्सट्रोज आपने देना है, और फिजिशियन डेफिनेटली दे विल बी लुकिंग इनटू इट कि उसको इंसुलिन आईवी या कोई और हाइपरग्लाइसीमिक साथ दे रहे होंगे। थर्डली, एक और चीज होती है कि आज आप गाइडलाइन में या गूगल कीजिएगा तो ये जिस तरह डोज होती है ना कि आपने कोई भी ड्रग दे रहे हैं, इसकी भी डोज होती है डेक्सट्रोज की भी, अडल्ट की, चाइल्ड की, इन डिफरेंट कंडीशंस, नॉर्मल में कंडीशंस, डिफरेंट डिजीज कंडीशन में इसकी डोज होती है। कि डेक्सट्रोज आप फॉर एग्जांपल 9 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट, इस तरह उसकी डोज दी होती है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना डेक्सट्रोज मैक्सिमम इस पेशेंट को दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा इन्फ्यूज़ नहीं करना। वो 24 आवर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी चीज़ मैं आपको इसलिए सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि कल आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ। वे लेफ्ट यस्टरडे तो रिमेनिंग फ्लूइड हमारा था 1052 ml, और हमने उसमें 125 ग्राम डेक्सट्रोज ऐड करने थे। तो पहली चीज थी कि कैलकुलेट करना था, इफ वी ऐड 125 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 1052 ml ऑफ वाटर, then what would be the percentage of that solution? So आपने कहा कि 1052 ml will be present in will contain how much? 125 gram. So 1 ml will contain how much, and 100 ml will contain, divide करेंगे, percentage निकल आएगी. The percentage of solution would be 11.88%. So we don't have dextrose 11.88%. अगर commercially available होता 11.88%, तो आप straight away 1052 ml उसके ऐड कर देते। अब हमारे पास नहीं है, then what we have alligation method. तो alligation method से हमने कैलकुलेट करना था। तो alligation method जैसे कि मैंने आप सब बच्चों की कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं कि 920 ml 10% डेक्सट्रोज के, और जो है 132 ml 25% डेक्सट्रोज के, ऐसे ही है। आप कैलकुलेट कर लें, अगर अपोजिट मेरी कैलकुलेशंस हैं तो सिंपली अगर 920 ml 10% के हो डेक्सट्रोज के, तो उसमें कितने ग्राम डेक्सट्रोज होंगे? 92 ग्राम, ठीक है। 25% डेक्सट्रोज के बाद 32 ml है, इसको सिंपली 4 पे डिवाइड कर दें, या आप कैलकुलेट कर लें कि जी 100 ml of 25% dextrose will contain 25 gram. 1 ml will contain 25 by 100, and 132 ml of 25% dextrose will contain 25 by 100 into 132. So 132 को सिंपली आप 4 पे डिवाइड कर लें। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 132 divided by 4 is equal to 33. So 33 into 92 by 125 ग्राम। मेरी कैलकुलेशन ठीक है, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये जरा देखें, आपको अगर नजर आ रहा है इसमें, ये एलिगेशन मेथड आप देख सक रहे हैं। ये कैलकुलेशन आप इसको फिर दोबारा चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने चेक किया कि कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है। आपको नजर आ रहा है जी? तो मैंने दोबारा उसको काउंटर चेक भी कर दिया। इज इट ओके? हाँ जी, कोई वेरीफाई करेगा कि 10% और 25% को यूज करना है? मिडिल में आपने 11.88%
10% लिखना है जो रिक्वायर्ड है, तो आप 10, ये आप ऐसे जाते हैं, क्रॉस वे जाते हैं, स्ट्रेट नहीं जाते। ये जो आपका है ना, यहाँ 10 है 11.88 से, तो भाई आप एलिगेशन मेथड में जो मिनिमम होती है ना पहले लिखते हैं, 10% पहले लिखेंगे, जो लार्जेस्ट हायर कंसंट्रेशन होती है वो नीचे रखेंगे 25%, 10%, 25% और यहाँ पे 11.88 होगी। तो 10 हमेशा जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी से सब्सट्रैक्ट होगी, 11.88 से 10 माइनस करेंगे 1.88, देन 25 में से 11.88 माइनस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 13.2, 13.12, 13.12 प्लस 1.88, 15। अब ये कॉमन फैक्टर आपने निकालना है। रिमेनिंग फ्लूइड आपका क्या है, 1052 ml, उसको 15 पे डिवाइड करें तो कॉमन फैक्टर जो आपका आता है वो आता है जी 70.13। 70.13 को इधर भी मल्टीप्लाई करें, 70.13 को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये जो ऊपर वॉल्यूम आ रहा है ये 10 का आएगा। 10 का जो अमाउंट आ रही है वो है 920 ml और 25 की 132 ml। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू में चेक भी कर सकते हैं कि इसमें बाकी ये दोनों में 125 ग्राम डेक्सट्रोज जा रहा है या नहीं जा रहा, आप चेक कर लें। आपके कितने जा रहे हैं, 920 ml जा रहे हैं 10% डेक्सट्रोज के। 920 ml 10% डेक्सट्रोज के हैं तो उसमें कितने ग्राम डेक्सट्रोज होगा, ये 10% है ना, तो 10% मीन 10 ग्राम इन 100 ml, ठीक। तो 920 ml में कितने ग्राम डेक्सट्रोज जाएंगे, 92 ग्राम। 920 ml of 10% dextrose will contain how many gram, 92 ग्राम। कैलकुलेट करें, शाबाश। अब 25% जो है उसके कितने हैं, 132 ग्राम, ठीक है, 132 ml है, तो आप कैलकुलेट कर लें। ये देखें ना, मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 100 ml of 10% dextrose will contain how many, 25 gram। 1 ml of 25% will contain 25 over 100. 132 gram of 25% will contain 25 divided by 100 into 132, तो ये आपके ग्राम आ जाते हैं 33 ग्राम। 33 into 92 मीन 125 ग्राम। तो काउंटर चेक कर लें तो ये दोनों को मिलाएं तो 125 ग्राम जा रहे हैं। तो हमेशा आप अपनी कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हैं, आप दोबारा इसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो आप अपोजिट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आपको एलिगेशन मेथड अगर आप डिटेल में भी देखना चाहते हैं, आपके पास सॉफ्ट कॉपी में एंसल की बुक होगी डोजी फॉर्म कैलकुलेशंस की, उसमें भी देख लें एलिगेशन, या गूगल कर लें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब आपके पास सारे फ्लूइड्स के वॉल्यूम आ गए हैं, ठीक। वॉल्यूम्स अब आपने देखने हैं जी। आपके पास अमाइनोविल, अब आपके पास सारी चीजें आ गई हैं आपके पास जी, आप लिखते जाएं। आपके पास अमाइनोविल है, अमाइनोविल के कितने चाहिए आपके एमएल आ रहे हैं जी, 750, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सलाइन के कितने एमएल आ रहे हैं, कैन एनीवन रिपीट, 480 ml, ओके ओके। नॉर्मल सलाइन के बाद केसीएल के कितने एमएल थे, 6.25 जी। कैल्शियम ग्लूकोनेट के कितने एमएल थे, 87.5 ml। और ठीक है, 20% लिपिड इमल्शन के कितने थे, 125। ठीक है। अब आपके 10% डेक्सट्रोज के कितने थे, 920 ml, और 25% डेक्सट्रोज के कितने हैं, 132, ठीक हो गया। अब आपके पास टीपीएन की सारी चीजें आ गई हैं कि प्रोटीन भी उसमें जा रहा है, सोडियम भी जा रहा है, क्लोराइड भी जा रहा है, पोटेशियम भी जा रहा है, कैल्शियम भी जा रहा है, लिपिड्स भी जा रहे हैं। अमाइनोवेल और लिपिड के अंदर वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल विटामिन भी जा रहे हैं, ट्रेस एलिमेंट भी जा रहे हैं, और हम जो नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी है वो भी आपने बता दी कि वो 1:25 रेशियो से ज्यादा ही जा रही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये टोटल आप एड अप करें तो ये 2500 ml
आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन के बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसकी ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है कि इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, कि ये हाइपर ऑस्मोलर तो नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने आपको कहा है कि मैंने पेरिफेरी से देना है, इसका पेरिफेरल रूट असेस हमारे पास है, हमने सेंट्रल नहीं देना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें एडअप की हैं और इसकी ऑस्मोलैरिटी 900 मिली ऑस्मोल से ऊपर चली गई है और पेरिफेरी से नहीं दे सकते। अब हमने इसकी ऑस्मोलैरिटी चेक करनी है, बड़ा आसान है। आप सारे वॉल्यूम ऐसे लिख लें जिस तरह मैंने ये लिखे हैं, ठीक है, आपने लिख लिए। अब आपने ऑस्मोलैरिटीज चेक की हुई हैं, ऐसे ही है ना सबकी, मैंने आपको कहा था आपने लेवल देखे हैं। अब आपने ऑस्मोलैरिटी मुझे बतानी है, ठीक। अब ऑस्मोलैरिटी कितनी है जी, पहले नंबर पर मुझे अमाइनो व्हिल की बताएं, कितने मिली ऑस्मोल पर लीटर थी, एनीवन? अमाइनो व्हिल यूज कर रहे थे ना, तो अमाइनो व्हिल के लेवल के जो ऊपर होगी वही आपने बतानी है। 1320, ठीक है, 1320 ml 1320 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, तो 1 ml की ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, इसको 1000 से डिवाइड करें। 1320 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, तो 1 ml की ऑस्मोलैरिटी कितनी निकल आएगी, 1000 पे डिवाइड कर लें, 1.32। ठीक हो गया, शाबाश। अब बताएं नॉर्मल सलाइन की कितनी ऑस्मोलैरिटी है जो आप यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो आप बनाने जा रहे हैं, आपके पास वो प्रोडक्ट पड़ी होगी जी। अब नॉर्मल सलाइन की बताएं, एक की मिली ऑस्मोल पर लीटर कितनी है उसकी, 309 है या 310 है, ऐसा ही है, 310 है, तो 1 ml की कितनी होगी, ये तो लीटर की है, 1 ml की कितनी होगी, इसको 1000 पे डिवाइड करें, 0.310। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आपकी वो कौन सी होगी जी, केसीएल। केसीएल की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, इंजेक्शन इलेक्ट्रोस्मोल 7.25%, 4000 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। लेट्स से आप 4 से कर लें, आपके पास फिर जो भी होगी वही कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4000 है तो 1 ml की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 4 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक, अब बात करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट की। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन की ऑस्मोलैरिटी क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट की 600 है, 660, ओके, हाँ जी, 680 बता रहे हैं बच्चे या 680। लेट्स से 660 लें, इसको 1000 पे डिवाइड कर लें, 660 लें 1000 पे डिवाइड करें तो 0.66 आ जाएगी। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट की ऑस्मोलैरिटी पर एमएल फॉर एग्जांपल आ गई 0.66। अब बात करते हैं 20% लिपिड एमल्शन की। हाँ जी, 20% लिपिड एमल्शन की ऑस्मोलैरिटी क्या है, किसी के पास है? मेरे ख्याल में इसकी 400 है, 380 है। और किसी ने 20% लिपिड एमल्शन की ऑस्मोलैरिटी देखी हो? अलस्का ने बताया कि जी 380, ओके 380 अबीरा भी कह रही हैं। लेट्स से 380 लेते हैं, तो 380 डिवाइडेड बाय 1000 तो पर एमएल कितनी आ जाएगी, 0.38। ठीक है जी, आयशा का भी यही है, ओके। अब बात करते हैं जी 10% एक्सट्रोज की। 10% एक्सट्रोज की कितनी है जी ऑस्मोलैरिटी, 505। और कोई बच्चा आसमा के पास है 505 जी। 10% एक्सट्रोज की ऑस्मोलैरिटी 555, अबीरा की 555 है, अलीना भी 555 है, नूरोलैन भी 555 है, रबीक 555, ठीक है मरियम, ओके 555। इसकी पर एमएल कितनी आएगी, 0.55 कह लें, ठीक है, ओके। 10% एक्सट्रोज की 0.55, 25% एक्सट्रोज की कैलकुलेट करेंगे। क्या है जी आप लोगों के पास 25% की, 1399, ठीक है, 1389 रबीक, 1389 अबीरा, और जी प्रिया भी 1389, ओके वंडरफुल। तो इसकी पर एमएल कितनी आएगी, 1.39 कर लें, 1.39
39। ठीक, अब आपने क्या करना है, पर ml आपकी आ गई और वॉल्यूम आपकी टीपीएन का आपको पता चल गया। अब आप सब ने ये काम करना है, जिस तरह मैंने ये लिखा है ना, ये देख रहे हैं कि एक साइड पे ml के कितने ml टीपीएन के हैं और पर ml उसकी ऑस्मोलैरिटी निकल आई है। तो जितने ml है उससे मल्टीप्लाई कर दें। आज आपने फॉर एग्जांपल अमाइनोवेल का जितना है 750 है, उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करें, कितने वो ऑस्मोल आ जाएगी, उसकी ऑस्मोलैरिटी उसकी निकल आएगी। ठीक है, पर लीटर आपको पता थी, पर एमएल आपने कैलकुलेट कर ली और जितने एमएल आज आप दे रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। क्या आपको ये मेरे जिस तरह मैंने राइट अप किया आपको क्लियरली नजर आ रहा है? कोई वेरीफाई कर सकता है? ओके, तो आप सारे आप इसको मल्टीप्लाई करें। आपने जो लिखी है उन सबको जितने एमएल है मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको नीचे ऐड कर दें। यहाँ सारे मल्टीप्लाई करें और ये जो वैल्यू आएगी इसको नीचे ऐड कर लें। शाबाश, अब आप ऐड करके मुझे बताएं, मल्टीप्लाई करें और ऐड अप करें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। हबीब आप ऑनलाइन हैं? हबीब अहमद, ओके, वंडरफुल। मतीन मारूफ, ओके। ये काशान ऑफलाइन हो गए हैं। अच्छा जी, अनम ने कहा है कि 1960। ओके ओके, 1958 नूरुलैन भी कह रही हैं, फ्रिया भी यही कह रही हैं। और जी, और किसी का क्या आ रहा है? मनान खलील आपका क्या है? असमा का 1958, ठीक है। पॉइंट माहम का 1958.5 है, ठीक है। रुजमान का भी यही है, शाबाश। और बताएं जी, असद अली आपका क्या है? राबिया हबीब, ठीक है, आपका भी 1958 है। ओके, मरियम, वंडरफुल। आयशा मजर का भी 1958, ठीक है जी। अब 1958 बहुत सारे ने कैलकुलेट कर दिया। 1958 क्या है? मिली ऑस्मोल पर 2500 ml। ये सारी ऑस्मोलैरिटी कितने ml की है? 2500 ml की है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जितना भी आपका वॉल्यूम था आपने उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये ऑस्मोलैरिटी है मिली ऑस्मोल पर 2500, पर लीटर क्या होगी? 1958 milliosmol is the osmolarity of 2500 ml। आप ऐसे करें, यूनिटरी मेथड लगाएं। 2500 ml osmolarity is 1958, 1 ml will be 1958 over 25 और 1000 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर लें। हाँ जी, 783, शाबाश, 783 मिली ऑस्मोल पर लीटर आ गई। अब ठीक हो गया, वंडरफुल। अब आपको समझ आ गया है कि आईवी एडमिक्सर कोई भी यूज करना है उसकी ऑस्मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे पर लीटर। अब आपको इसलिए पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि आप जो प्रोडक्ट यूज करने चाह रहे हैं उसकी कंपोजिशन पता हो, उसके कंपोनेंट्स पता हो, उसकी ऑस्मोलैरिटी पता हो। फिर आपने उसके सारे न्यूट्रिएंट्स डॉक्टर ने आपको बता दिया ये रिक्वायरमेंट है, या गाइडलाइन में पता था कि ये रिक्वायरमेंट है। एक साइड पे आपके पास सारी प्रोडक्ट आपके सामने पड़ी है, मेरे पास ये है। आपने इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपनी कैलकुलेशंस की, फिर जितने जितने एमएल आ गए आपने उनको
जो ऑस्मोलैरिटी उसकी लेबल के ऊपर लिखी हुई थी पर ml निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 2500 ml की ऑस्मोलैरिटी निकाल दी 1958 मिलियन। फिर ये तो 2500 ml की है, आपको पता होना चाहिए लीटर, जिस तरह परसेंटेज आपने पर लीटर निकाल ली कि जी आपने कहा कि जी 2500 ml ऑस्मोलैरिटी इज दिस मच, तो लीटर 1000 की कितनी होगी, तो आपको पता चल गया 783 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब आप मुझे ये बताएं कि ये पेरिफेरल रूट से दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। 900 मिली ऑस्मोल 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक आप पेरिफेरल रूट से दे सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जब आप डेक्सट्रोज कैलकुलेट कर रहे थे मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम कितना था 114 ग्राम डेक्सट्रोज, और मैक्सिमम कितना आप डाल सकते थे, आपको आपको पता था कि आप मैक्सिमम जो है उसका 573 ग्राम तक डाल सकते हैं। लेकिन अब आप जब डेक्सट्रोज 125 डाला है तो ऑस्मोलैरिटी कितनी निकल आई है, आपको पता चल गया कि जी 700 एंड समथिंग। अगर ये आप 150 ग्राम डेक्सट्रोज डालते तो माइट भी दोबारा एलिगेशन मेथड से आप कैलकुलेट कर लेते तो माइट भी ऑस्मोलैरिटी इसकी 900 से ऊपर चली जाती, पेरिफेरल से नहीं दे सकते थे। अब ये चीजें मतलब ये प्रैक्टिकल इश्यू है कि आप कैसे आपने एडजस्ट करना है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल मिनिमम के हिसाब से डेक्सट्रोज की रिक्वायरमेंट होती कि 200 ग्राम डालना है, 200 ग्राम डालते और ऑस्मोलैरिटी निकलती तो वो 1000 से ऊपर चली जाती, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आपके पास क्या हल होगा फिर? आप डॉक्टर को कहेंगे या तो इसको सेंट्रल लाइन पास करें, क्योंकि जब हम सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे ऑस्मोलैरिटी 1000 से ऊपर चली जाएगी, या फिर दूसरा हल क्या है, आप फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा दें, 2500 ml के बजाय ज्यादा करें, ताकि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तीसरा हल फिर क्या हो सकता है कि कोई और ड्रग डाइल्यूट में तो नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल मेरोनम दे रहे हैं, सेफ्ट्रैक्सोन दे रहे हैं, कोई और ड्रग तो नहीं ऐसी डाइल्यूट में दे रहे, तो आपने फिर उनको कहना है कि काइंडली वो जो डाइल्यूट में ड्रग दे रहे हैं ड्रग को मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम में दे, ताकि वो वॉल्यूम का क्वेश्चन हम यूज कर लें टीपीएन में। अगर आपको याद हो आईवी एडविक्सन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब डाइल्यूट का वॉल्यूम सिलेक्ट कर रहे होंगे तो कम से कम कितनी कंसंट्रेशन बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेफ्ट्रैक्सोन का था तो आपने कहा था कि जी हम 10 मिलीग्राम पर ml तक डाइल्यूट कर सकते हैं और कंसंट्रेटेड कितना तक कर सकते हैं 40। तो आप उन्हें कहेंगे कि जी आप जो ड्रग है मिनिमम पॉसिबल डाइल्यूट वॉल्यूम में दें, तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा डाइल्यूट का हम यूज करेंगे टीपीएन में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीजें हैं कि इंशाल्लाह जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आप वार्ड में जाएंगे, ये सारी चीजें ज़हन में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब चौथा पॉइंट मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं। अभी तो इस पेशेंट में हमने कहा था कि कोई भी ड्रग नहीं दी जा रही, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिटिकल पेशेंट है, कोई ड्रग उसको दी जा रही है डाइल्यूट में। डाइल्यूट कौन से हैं? नॉर्मल सलाइन होगा, डेक्सट्रोज होगा, या रिंगर लैक्टेट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इन तीनों में या तो डेक्सट्रोज जा रहा है, या सोडियम क्लोराइड जा रहा है, या समटाइम्स पोटेशियम भी जा रहा होता है रिंगर लैक्टेट में। तो आपने जब वार्ड में जाना है, जब डॉक्टर आपको ये पेरेंटल न्यूट्रिशन ऑर्डर देगा, तो आपने वार्ड में जाके पेशेंट का प्रोफाइल चेक करनी है कि कोई और ड्रग कितने डाइल्यूट में जा रहा है। जिस तरह आज आपने कैलकुलेट किया कि अमाइनोविल के अंदर भी सोडियम जा रहा है, आपने सब्सट्रैक्ट किया था ना, पोटेशियम जा रहा था, सब्सट्रैक्ट किया था। इसी तरह अगर कोई ड्रग उस पेशेंट को जा रही है, डाइल्यूट में जा रही है, चाहे वो सेफ्ट्रैक्सोन है, मीरोपेनम है, कोई भी है, कितने डाइल्यूट में जा रही है आप लिख के ले आए। वो डाइल्यूट अगर सोडियम क्लोराइड जा रहा है, अगर वो 100 ml सोडियम क्लोराइड जा रहा है, तो 15 या 15 MEQ सोडियम तो ऑलरेडी उसको वहां से चला गया, वो भी आपने माइनस करना है। डेली रिक्वायरमेंट आप डॉक्टर से डिस्कस करें, आप ओवरऑल रिक्वायरमेंट बता रहे हैं या आप अपने ड्रग को सब्सट्रैक्ट करके बता रहे हैं। वो कहेंगे मैं तो नॉर्मली बता रहा हूँ जी डेली रिक्वायरमेंट, तो आपने उसको बताना है कि जी 15 MEQ सोडियम तो आपका दवाइयों से ही चला गया है, बाकी सब्सट्रैक्ट करके मैं टीपीएन में दूंगा, तो ओवरऑल फिर टीपीएन की ऑस्मोलैरिटी भी कम हो जाएगी। दिस इज हाउ
व्हेन यू विल वर्क इन अ हॉस्पिटल इन अ वार्ड, आप पेशेंट की A to Z ड्रग्स को भी देख रहे होगे, उसकी आउटकम की भी देख रहे होगे, फिर तब आपकी जो TPN बना के या पेरेंटल न्यूट्रिशन बता के देंगे, ये एक आइडियल होगी। ठीक हो गया? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। जी, ओके, वंडरफुल। अच्छा, अब आपने लास्ट इसमें क्या बनाना है, आपने इसका अब लेबल बनाना है। ठीक है, अब लेबल आज ही करें या इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में कर लें? आई थिंक मेरे ख्याल में एक नेक्स्ट छोटे लेक्चर में मैं आपको लेबल भी बता दूंगा और आप कैसे लेबल बनाना है तो क्लियर हो जाएगा। अब आपने ये कैलकुलेशन की एक्सरसाइज खुद से करनी है। ठीक है, आप अपनी जो भी है आप वैल्यूज चेंज कर लें, टीपीएन की आप खुद से कोई कर लें और चेंज करके देखें क्या आप टीपीएन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको सपोज कुछ रीडिंग्स बता देता हूं, आप खुद ट्राई करके देखें क्या आप टीपीएन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लिखते जाएं, पेशेंट वेट इज 50 किलोग्राम, 50, डेली फ्लूइड 80 ml, 80 ml per kg per day, fluid is 80 ml per kg per day, protein is 0.8 gram per kg per day, protein is 0.8 gram per kg per day, sodium 2 MEq per kg per day, potassium 1 MEq per kg per day, calcium 200 milligram per kg per day, calcium 200 milligram per kg per day, lipid 0.7 gram per kg per day, lipid 0.7 gram per kg per day, और maximum non-nitrogenous energy is 70 kilocalorie. Maximum non-nitrogenous energy is 70 kilocalorie per kg per day. ठीक हो गया जी, ये एक टीपीएन ऑर्डर है। आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट अपने सामने रख के जो आपके पास है, आप समझे कि आप हॉस्पिटल में हैं और वो प्रोडक्ट का लेवल आपके पास मौजूद है, आपने इस पेशेंट की पेरेंटल न्यूट्रिशन बनानी है। ठीक हो गया, अगर आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, आई गारंटी यू कि आप किसी भी हॉस्पिटल में एटलीस्ट पाकिस्तान में बैठ के आप पेरेंटल न्यूट्रिशन बना सकते हैं। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को दोबारा लेक्चर में मुलाकात होगी, तब हम लेबल में और आपकी फाइंडिंग्स डिस्कस करेंगे। अगर कोई इशू हुआ तो उस दिन हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।